नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं टीएफआई यानी थिंक फॉर इंडिया। अभी संभल वाली घटना जो है वो काफ़ी चर्चा में है। संभल में हुआ क्या कि एक ढांचा है जिसे जामा मस्जिद कहा जाता है और उसके सर्वे को लेकर, उसकी मूल प्रकृति जानने को लेकर एक वहाँ पर टीम जाती है सर्वे करने के लिए और उसके बाद वहाँ पे हिंसा भड़क जाती है और फिर से दंगे हो जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर राहुल डबास जी हैं जो न्यूज़ नेशन में कार्यरत हैं और संभल में उन्होंने ग्राउंड को कवर किया है और वहाँ से उन्होंने हालात को देखा है, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब कुछ इन्होंने देखा है। तो राहुल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पर टीएफआई अनुपम, में। आपका भी और आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आप संभल गए, आपने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, कि ये सारा विवाद है क्या? मतलब ये सारे विवाद की जड़ में क्या है? एक बार आपसे दर्शक भी और हम लोग भी ये जानना चाहेंगे। देखिए, जड़ तो इतिहास तक जाती है। इतिहास इस लिहाज से कि जो याचिकाकर्ता है, उनका कहना है कि संभल दरअसल सतयुग में सतवत नाम का एक शहर हुआ करता था, जहाँ पर जी, 10वें अवतार विष्णु जी के कल्कि भगवान का मंदिर बनाया गया। उस मंदिर का जीर्णोद्धार कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ और जब बाबर भारत पहुँचते हैं, तो कुल मिलाकर के 3 मस्जिदों का निर्माण किया जाता है। एक पानीपत में, दूसरी अयोध्या में जिसे बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा जी, कहा गया और तीसरी संभल में। और ये कहा जाता है कि दिसंबर 1526 से लेकर के 1530 के बीच में 3-4 सालों के अंदर इस मस्जिद का जो निर्माण हुआ, याचिकाकर्ताओं के मुताबिक वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था और मंदिर के अवशेष अभी भी संभव है। इसी की वजह से जब लोअर कोर्ट में पूरा मामला गया, ये कहा गया कि आप इसका सर्वे करा सकते हैं। पहला सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरा सर्वे जब रविवार को शुरू होता है, लगभग 7:30 और 8 बजे का वक्त था, तब ये दंगों की शुरुआत होती है। जी। लेकिन उसके पीछे की जो प्लानिंग है, एक कहा जाता है कि ये संयोग है या प्रयोग है। तो संयोग इस लिहाज से नजर आता है, जो हमारी पुलिस सूत्रों से बात हुई, मैं खुद उन छतों पे गया जहां पर पत्थर अभी भी है, जहां पे शार्प ऑब्जेक्ट्स है। मैंने अपनी रिपोर्टिंग में दिखा था न्यूज नेशन पे कि कैसे जो कांच के टुकड़े हैं वो भी रखे गए। पुलिस को भी इस बात की आइडिया था, जो एसपी है, कप्तान है, उन्हें भी आइडिया था कि छतों पे ऐसी चीजें पहुंच सकती थी। उन्होंने 2 काम किए। पहला ये कि म्युनिसिपैलिटी को कहा कि जिनका भी घर बन रहा है, भवन जी, निर्माण हो रहा है, मलबा है, उन सारे मलबे को आप शुक्रवार, शनिवार तक डिस्पोज़ कर दीजिए, कहीं और रखवा दीजिए, उसके बाद आप आ सकते हैं। जी, तो पहले तो ये चीज़ की गई। दूसरा ये किया गया कि ड्रोन के ज़रिए लगातार छतों के ऊपर निगरानी की जाए, कि अगर कोई पत्थर होगा, कोई और जैसे घरेलू जो बम होते हैं, होममेड बम होंगे, तो वो ड्रोन्स में नज़र आ जाएँगे। जी, जी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी ये तरीका आज़माया बिल्कुल था यहाँ। दिल्ली में हुआ था। जाफराबाद में, शाहीन बाग के पूरे इलाके में जो चीज़ नज़र आई, जी, उससे जी, सबक लिया गया प्रशासन के लिहाज से। लेकिन एक लूपहोल ये थी कि जो ड्रोन्स थे, उनमें एनवीडी नहीं लगा हुआ था, जिसे हम नाइट विज़न हाँ, डिवाइस कहते हैं, वो नहीं लगा हुआ था। रात के समय ड्रोन से नहीं देखा जा सकता था कि छत पर क्या हो रहा है। लगभग अच्छा, 6, 7, 8 बजे तक स्थिति बिल्कुल सामान्य रहती है और जो पत्थर है, बताया गया मलबे को, पत्थर को लोगों ने अपनी दुकानों में रखा, घरों के अंदर रखा। जैसे ही 8, 9, 10 बजते हैं, उसके बाद बैठकों का दौर चलता है। पत्थरों को, मलबे को, काँच को ऊपर पहुँचाया जाता है। उसके बाद कुछ सीसीटीवी कैमरे, जहाँ पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, वो तोड़ दिए जाते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन नहीं की जा सके। और जैसे ही सुबह होती है, लगभग 7, साढ़े 7 बजे का वक्त था, कप्तान वहाँ पे खुद मौजूद थे और जब पत्थरबाजी की शुरुआत होती है, और पुलिस की भी एक प्रशासन के लिहाज से, जो मुझे लगता है निजी तौर पे गलती रही। गलती इस जी, लिहाज से कि पुलिस ने जामा मस्जिद के इलाके को, जिसे आप विवादित ढांचा कह रहे हैं, उसे सिक्योर बनाया। जी, लेकिन जहाँ से क्राउड इकट्ठा हो रहा था, जिसे हम दंगे का तिरहाया कहते हैं, उस इलाके को सिक्योर नहीं बनाया गया। वहाँ बीच-बीच में पिकेट्स होने चाहिए थे ताकि हजारों की भीड़ एक साथ नहीं आ पाए। जिस इलाके में घटना हुई है, वहाँ लगभग 100% जो आबादी है, वो मुस्लिम आबादी है और अच्छा, जो हिंदू आबादी लगभग 30% है। शहर में लगभग 30 से लेकर 25% के आसपास हिंदू है। वो कोतवाली के आसपास, खासतौर पे जो गुप्ता वैश्य समाज की बात करें, उनकी दुकानें हैं। तो ये पूरा इलाका था जो जहाँ मुस्लिम डोमिनेंस था। संकरी गली थी। 3 गली एक जगह इकट्ठी होती है, जिसके ठीक सामने जामा मस्जिद है। वहाँ लगभग 2,500 से लेकर 3,000 की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इतनी बड़ी भीड़ होगी तो पुलिस के लिए रोकना मुश्किल रहेगा। जब गलियों में घुस रहे थे, तभी पिकेट लगा कर के रोकना चाहिए था। ठीक उसी तरीके से जैसे हमने शिमला में देखा था, जहाँ हिंदू अच्छा जी। लोग थे और वो प्रदर्शनकारी आ रहे थे, तो हमने देखा शिमला पुलिस ने किस तरह से पिकेट बनाया था। हुँ, वैसे पिकेट संभल प्रशासन नहीं बना पाया। भीड़ इकट्ठी हुई,
उनके पास पत्थर थे, उनके पास एक आ जाए कि देसी कट्टा जिसे हम देसी पिस्तौल कहते हैं वो थी, और उसके जी, जरिए फायरिंग भी हुई, उसके जरिए पथराव भी हुआ। और जो ऑफिशियल आंकड़ा है, 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में मान लिया है कि उनकी जो मौत हुई है उसका कारण देसी कट्टे यानी पिस्तौल से निकली हुई गोली है। इससे जी, साफ हो जी, जाता है, जो जो मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफी की बात करें, 3 संकरी गलियां एक जगह मिलती है। तो ये संभावना है कि क्रॉस फायर दंगाइयों के बीच में भी हुई होगी, ऐसा पुलिस का मानना है। हालांकि जी। जो लोग हैं उनका अलग स्टेटमेंट जी, है। सोशल उनका मीडिया कहना पे है, मैं देख रहा था कि चलाया जा रहा था कि पुलिस की गोली से मरे हैं, पुलिस पे ही सारा इवन का सारा दोषारोपण मीडिया हो में रहा भी कई ऐसी विजुअल्स थे जिसमें कहा गया कि पुलिस ने भी गोलियां चलाई, लेकिन गोलियों में फर्क होता है। अगर आप एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है या फिर पैरामिलिट्री होम मिनिस्ट्री कवर करते हैं, तो आपको आइडिया हो सकता है कि गोली का अर्थ क्या है। कई बार है। जी। ऐसा होता है कि अगर बड़ी मोटी नाल है, उससे टीयर गैस छोड़ा जाए, तो हम सोच हुँ, लेते हैं कई बार कि ये गोली है। कई बार रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने किसान आंदोलन में देखा था, शंभू बॉर्डर में, सिंघू बॉर्डर में, तो उसे भी हम मान लेते हैं कि गोली है। तो गोली का मतलब आमतौर पर होता है कि पीतल की गोली जिससे इंसान की मृत्यु हो सकती है। रबड़ बुलेट्स थी क्या, टीयर गैस थी क्या, और जो वीडियो है जी, काफी ब्लर है, तो ये भी हो सकता है कि टीयर गैस थी, और टीयर गैस के लिए उन्होंने शायद उनके पास प्रैक्टिस की कमी रही होगी, क्योंकि बहुत सारी नफरी ऐसी होती है पुलिस की जिन्होंने कभी जीवन में दंगे देखे नहीं या दंगे कंट्रोल करने था। रैपिड एक्शन फोर्स होती, आरएएफ होती, तो स्थिति अलग थी। आरएएफ जब यूज करती है टीयर गैस को, तो ऊपर करके ऐसे यूज करती है। अगर ऊपर की तरफ यूज किया जाएगा तो दूर जाएगा, ट्रेजेक्ट्री से गिरेगा, और उसके बाद जो टीयर गैस के आंसू है, आंसू गैस के गोले, उसका असर दंगाइयों पे नजर आएगा, पुलिस कर्मियों पे ज़्यादा नहीं। जहां सीधा मारा गया, जब सीधा मारा गया, तो एक तो ये लगा कि ये गोली का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या, जैसा कथित तौर पे कहा गया, और दूसरा ये, जब सीधा मारोगे तो ट्रेजेक्ट्री कम होगी। तो पुलिस कर्मी भी ऐसे बहुत सारे थे जिनसे हमारी बात हुई, जो वहां पे ड्यूटी पे थे, उसके बाद भी जब हम पहुंचे, कि उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, और वो भी पानी का प्रबंध किया जा रहा था। अच्छा। तो इस तरह की कुछ गलतियां प्रशासन की तरफ से हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि जो टीम अंदर काम कर रही थी, क्योंकि कोशिश थी कि टीम को काम करने नहीं दिया जाए, लेकिन वो टीम अपना काम करके, पूरा सर्वे हुआ है सेकंड राउंड का, और टीम वहां से गई है, और सुरक्षित तरीके से गई है। यानी विवादित ढांचा जामा मस्जिद पूरी तरह से सिक्योर था, वहां सीसीटीवी कैमरे भी थे, लेकिन तकरीबन 300 मीटर दूरी पर अच्छे खासे जो हालात थे वो हिंसा के नजर आ रहे थे। जी। जी, यानी आपका कहना है कि जैसे ये एक साजिश के तहत पहले से ही ऐसा नहीं हो सकता है कि ईंट-पत्थर कोई छोटा-सा ईंट-पत्थर 2-4 तो वहाँ पे जमा किए नहीं गए थे। नगर पालिका का भी मैं देख रहा था तो 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में वो लोग भर के ले गए थे। उनका एक आँकड़ा था कि 75-100 के करीब उससे भी ज़्यादा ईंट-पत्थर वहाँ पे मिले हुए थे। तो यानी आपने जो ग्राउंड पर देखा उससे ये साफ़ हो जाता है कि ये साजिश जो है एक रात पहले की भी नहीं रही होगी। ईंट-पत्थर जोड़ने का काम जो है वो काफ़ी पहले से शुरू कर दिया गया होगा और जिस तरह से घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया में एक लॉबी एक्टिव होती है और तुरंत एक प्रकार का नैरेटिव चलने लगता है, तो इससे लगता है कि सिर्फ़ ग्राउंड पर ही नहीं बहुत सारे लेवल पे ये लोग आपस में मिलकर देखिए, जो है नैरेटिव की बात करें, जब हम कहते हैं जी, कि हाइब्रिड वॉरफेयर है, चाहे वो जी, इज़राइल, ईरान हो या भारत हो, हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है कि मीडिया को एज़ ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, और वही चीज़ हमें यहाँ भी जी, नज़र आई है। अगर लेफ्टिस्ट माइंडसेट की बात करें, उसके अलावा कुछ विपक्षी दल है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है दिल्ली में, तो उस मुद्दे को आप किस तरीके से भुना सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जो विपक्षी दल हैं, उन्हें लग रहा था कि महाराष्ट्र में नतीजे इतर हो सकते हैं, वो नहीं हुए। उसके बाद लग रहा था कि अडानी वाले मामले को उस तरीके से भुनाया जा सकता है, हालांकि जो उससे 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ वो भारतीय जनता का भी हुआ। तो उन्हें लगा कि एक नया मुद्दा क्यों ना भुनाया जाए, और वो नया मुद्दा संभल के तौर पे था, जी, ताकि ईवीएम, संभल और अडानी वाले मुद्दे को मिलाकर के डिस्टर्ब किया जाए पार्लियामेंट सेशन को। पिछले वाले सेशन में भी काम इसी तरीके से नहीं हो पाया था। इस बार जी, 16 बिल है जो लोकसभा से पारित कराने हैं, जिसमें वक्फ वाला महत्वपूर्ण बिल भी है। तो ऐसा लग रहा है कि नरेटिव की, जहां तक आपने अनुभव जिक्र किया, तो नरेटिव की एक प्लानिंग उससे ज्यादा बड़ी प्लानिंग थी जो संभल के अंदर दंगे को भड़काने के लिए की गई थी। जी। जी, मुझे लगता है और सबसे ज़्यादा चोट इन लोगों को इसीलिए भी लगी होगी क्योंकि कुंदरकी विधानसभा सीट जो है यूपी में जहाँ पे उपचुनाव हुआ था, वहाँ पे 1.5 लाख मुस्लिमों की जनसंख्या होने के बावजूद भी वहाँ पे भाजपा जीत जाती है और वो भी जीत का अंतर भी 1,44,000 वोटों से ज़्यादा होता है। तो अब जिन लोगों को इन्होंने वोट बैंक बना के रखा है, जिनका इन्हें इस्तेमाल करना है, अब इन्हें लग रहा है कि वही अगर हमसे दूर जा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे?
तो इसीलिए इन्होंने हो सकता है कि ये इस मामले को उछालने के लिए विशेष तौर पर जोर लगाया हो। बिल्कुल, एक चीज़ और लामबंदी तो की जाती है। जी, जी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे संभल आप गए और घूमे वहाँ पे, तो वहाँ की ये जो डेमोग्राफ़ी है, ये इसके बारे में वहाँ के लोगों के बीच या फिर अगर लोगों से वहाँ आपकी बात हुई हो, तो इसको लेकर कुछ चर्चा है या कुछ गंभीर चर्चा वहाँ पर डेमोग्राफ़ी कैसे बदल गई वहाँ पे इतनी या पहले से ही ऐसे है, इसे लेकर कुछ? देखिए, अगर संभल जिले की बात करें तो वहाँ पर जी, बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिसमें यादव समाज, वैश्य समाज और जाट समाज सबसे ज़्यादा आता है। लेकिन जी, सब जी। संभल हम शहर की बात करते हैं, तो वैश्य समाज है, लेकिन वो सिर्फ़ कोतवाली के आस-पास के इलाके में है और पूरा जो इलाका है, वो मुस्लिम समाज के आस-पास का माना जाता है। जो इसमें आपने डेमोग्राफ़ी का ज़िक्र किया, तो एक जी, एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ और मैंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया भी था न्यूज़ नेशन पर, वो ये था कि प्रशासन ने कहा कि आप बाज़ार खोल दीजिए। प्रशासन ने अच्छा। कभी नहीं कहा कि आप बाज़ार बंद कीजिए, हुँ, बाजार हुँ। खोलने के आदेश सोमवार के बाद यानी मंगलवार को दे दिए गए थे। मंगलवार को मैं वहाँ पे मौजूद था। हिंदू बहुल बाजार खोल दिए गए थे। जितनी दुकानें हिंदुओं की थी, जो हमने खुद देखा था, वो सारी खुली हुई थी। स्कूल्स खुले हुए थे। अस्पताल तो खैर वैसे भी खुले रहते हैं, कॉलेजेस हुँ, खुले हुए थे, तमाम चीज़ें खुली हुई थी। लेकिन जो मुस्लिम बहुल दुकानें थी, वो पूरी तरह से बंद थी। ऐसे में अच्छा। एक सवाल उठता है कि क्या जो मुस्लिम बहुल दुकानें, उन दुकानदार, मालिक या उन पे काम करने वाले लोग, क्या वो 2,500 लोग हो सकते हैं जिन्होंने दंगा को भड़काने की कोशिश की थी? जी। पुलिस ने 100 लोगों की पहचान कर ली है, 800 लोगों के आसपास के फुटेज उनके पास मौजूद है और क्या उनकी पहचान ना हो पाए, इसीलिए जानबूझ कर के दुकान को बंद रखा गया है? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है अनुपम। जी, एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, आपने जो कहा उसी में, दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो आपको याद होगा अभी भी लोगों की जो मेमोरी है उसमें ताज़ा है। तो दिल्ली दंगों के समय जब मैं गया था ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने, तो शिव विहार इलाके में वहाँ पर कुछ बच्चों के गार्डियंस मिले थे, वहाँ एक स्कूल को जला दिया गया था पूरा। वहाँ पे 2 स्कूल थे, जिसमें से हुँ। एक स्कूल को एज़ अ लॉन्च पैड यूज़ किया गया था और दूसरे वाले स्कूल को जला दिया गया था और दोनों अलग-अलग कम्युनिटी के दोनों स्कूल के मालिक थे, तो आप समझ जाइए। तो वहाँ पे मैंने क्या पाया था कि जो वहाँ पे जो अभिभावक लोग थे, उनका कहना था कि अचानक से लंच के समय जो जितने भी वो पार्टिकुलर कम्युनिटी के जो मुस्लिमों के थे जो अभिभावक वो लोग आते हैं और अपने-अपने बच्चे को ले जाते हैं, स्कूलों से। और वो लोग बच्चे को या तो ले जाते हैं या किसी ने भेजा ही नहीं और उसके बाद ये दंगे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, ये अगर दिक जी, बिल्कुल। अनुपम, अगर जाफ़राबाद के इलाके की बात करें, सीलमपुर के इलाके की बात करें, वहाँ तैयारियाँ बहुत लंबे समय से चल रही थी। जैसे आपने खुद जी, ज़िक्र किया कि आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी जी, वहाँ जी, पर था और वहाँ नैरेटिव के लिहाज़ से भी और वहाँ ग्राउंड के लिहाज़ से भी तैयारियाँ बहुत पहले से चल रही थी। इस लिहाज़ से थी कि वहाँ देसी बम यूज़ किए गए, वहाँ इस जी, तरह के शार्प ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए, जो चीज़ पेट्रोल हमें पंप। संभल में नज़र नहीं आती है। आप जी, टाइमिंग देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली के अंदर मौजूद है और तभी दंगों को भड़काया गया ताकि इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खी बन सके। आप इस लिहाज से देखिए कि जहां हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, वहां अगर किसी के पास एक भी लाइसेंसी हथियार था, हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, तो उस गली के अंदर हवा में फायरिंग करने के बाद दंगाई नहीं पहुंचे, वरना पूरी की पूरी गली के ऊपर पथराव किया गया था। जैसे आपने दो स्कूलों का जिक्र किया, उसमें जी, इंटरनेशनल मीडिया था, ब्रिटेन का और अमेरिका का मीडिया, और नाम बताने की ज़ाहिर तौर पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जी, वो मीडिया अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम स्कूल्स का दौरा कर रहा था और उन्होंने हिंदू स्कूल को नहीं दिखाया नहीं जबकि वो दिखा, जी, जला हुआ था। तो वह जी, नैरेटिव आप अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के दिल्ली दंगे की प्लानिंग तक, उसमें जेएनयू के एंगल तक, उसमें वामपंथ के एंगल तक, सब कुछ ऐसा पिरोया गया था ताकि आप इस दंगे को भड़का करके भारत की जो छवि है उसे खराब कर सके, एफडीआई भारत में ना आ पाए उसे खराब किया जा सके, अगर बात की जाए जो डोनाल्ड ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को खराब किया जा सके, तो जी, ये तक स्थिति नजर आई। और यही वजह थी, जब डोनाल्ड ट्रंप चले जाते हैं तब अजीत डोभाल वहां आते हैं और तब चीजों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर वहां से मूवमेंट की जाती तो ये भी हो सकता है कि लुटियन दिल्ली में कोई बड़ी प्लानिंग हो कि अगर यहां से आप मूवमेंट करेंगे फोर्स की, तो लुटियन दिल्ली पे किसी को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि टेररिस्ट संगठन भी जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, बहुत सारे संगठन है और वहां की प्लानिंग अलग लेवल की थी। संभल की जी। प्लानिंग की तुलना में काफी कम थी। जी, जी। और जैसे मैं ये अभी संभल को लेकर आपने जो खुलासा किया, जो छतों पर इन्हें रात भर का टाइम मिल गया, उन्हें पता चल गया कि उस समय ड्रोन कैमरे जो हैं, वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे और इन्होंने पूरा यूटिलाइज़ किया अपने हिसाब से उस टाइम का और ईंट-पत्थर जमा कर लिए। ऐसे ही झारखंड का भी एक वीडियो कुछ महीने पहले आया था, वहाँ भी हमने देखा था कि कैसे
छतों के ऊपर काफ़ी सारे छतों के ऊपर पानी की टंकी तक में वहाँ पे ईंट पत्थर वगैरह जमा करके रखे गए हैं। तो राहुल जी, आप लंबे समय से इस तरह की घटनाओं को लगातार कवर कर रहे हैं, तो एक पैटर्न कोई आप महसूस करते हैं जो एक तरीके का ही कोई कोई पैटर्न है जो चला आ रहा है हर जगह, ऐसा कुछ? देखिए, एक पैटर्न तो ये नज़र आता है कि भारत उभरती हुई महाशक्ति है। जी। भारत की इकनॉमी $3.9 ट्रिलियन डॉलर है। लगभग 2 साल में हम जर्मनी को और जापान को पीछे कर देंगे हमारा और वो 5 बहुत बिलियन से वाला लक्ष्य हाँ, है। बिल्कुल और बहुत से ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते भले ही हमारे दोस्त बन के नज़र आ रहे हों कि भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी बने। यही वजह है झारखंड की, यही वजह है संभल की, यही वजह है दिल्ली की, यही वजह है कि आप रेलवे लाइन को डिकपल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से रेलवे दुर्घटना कराने की कोशिश करते हैं, नज़र आते हैं और यही वजह है कि जब अडानी वाला केस लोअर कोर्ट में पहुंचा था अमेरिका के, उससे लगभग 20 दिन पहले $17 बिलियन एफडीआई का निकाला गया था, एफआईआई का निकाला गया था हाँ, विदेशी निवेशकों के द्वारा। तो क्या उन्हें पता था कि कुछ ऐसा किया जाएगा? तो भारत की छवि सॉफ्ट पावर के लिहाज से, हार्ड पावर के लिहाज से, इकोनॉमिक पावर के लिहाज से और भारत में वैसी स्थिति बन जाए जैसे पाकिस्तान के डी स्क्वायर में बनी हुई है, जहाँ पे इमरान खान के जो लोग हैं वो लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, वो न्यायपालिका की मांग कर रहे हैं और वीडियो सड़कों जा पे रहे हैं वहाँ से। वैसी स्थिति भारत में बन जाए, इसके लिए भी एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। वो खालिस्तानी इशू से लेकर के और तमाम इशू है और एक बड़ा लिंक है। इस लिंक में सिर्फ आप लोकल पावर्स को काउंट मत कीजिए, इस लिंक में बड़ी पावर्स को भी काउंट कीजिए, क्योंकि अगर रशिया की बात करें तो रशिया का जो ऑफिशियल चैनल है उनकी तरफ से कई बार ऐसी चीजें आई है, स्पुतनिक की तरफ से कई बार ऐसे जी, इंटरव्यूज आए हैं कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम को क्रैम्बल करने की कोशिश है। जी। जी। राहुल जी, और आपने रूस से लेकर इज़राइल तक ये भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध जो हैं वो भी आपने कवर किया है। तो एक ये अंतर देखने को मिलता है, जैसे भारत में कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई चल रही है। जैसे जो पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश हो गया और चीन से भी कुछ न कुछ वो झड़प वगैरह चलती ही रहती है। श्रीलंका में भी अस्थिरता है। तो भारत केवल सीमा पर ही नहीं लड़ रहा है, अंदर भी कई, जिनके बारे में जनरल बिपिन रावत जी ने कभी कहा था कि ढाई मोर्चा उन्होंने कहा था, तो वो अंदर भी है जो लोग लड़ रहे हैं। तो क्या आप जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कवर करते हैं, तो क्या रूस में या फिर इज़राइल में ऐसी स्थिति है कि अंदर से भी उन्हें लड़ना पड़ रहा हो, या वो लोग सिर्फ बाहर से ही लड़ रहे हैं? और भारत को आप कहाँ देखते हैं इन दोनों स्थितियों में? इसराइल का आपने जिक्र किया, इसराइल की आप तुलना पूरी तरीके से भारत से कर सकते हैं। जी, इसराइल के अंदर अरब मुस्लिम पॉपुलेशन 18 से लेकर 20% है। अच्छा, जब हम तल अवीव के अंदर मौजूद थे तो वहां पर भी एक जगह है जहां पर हमारे सामने गोलाबारी हुई थी, लोगों को मारा गया था। यही स्थिति यरूशलेम को लेकर के है, जहाँ अल अक्सा मस्जिद है, मैं वहां पर भी मौजूद जी, था और वहां अच्छा, भी इसी तरीके से चाकूबाजी की गई थी। तो इसराइल की स्थिति आप भारत से कर सकते हैं। जैसे भारत का आपने बॉर्डर की बात की, भारत जी, के बॉर्डर पे अगर आप भूटान को छोड़ दे तो ऐसा कोई बॉर्डर नहीं है जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। मणिपुर की हालात आपने उसका नाम का जिक्र करें तो म्यांमार का भी एक जिक्र किया जा सकता है। तमाम बॉर्डर्स को लेके सिर्फ एक भूटान को छोड़ दिया जाए और जी, वहां भी सिर्फ जॉर्डन को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे ही बॉर्डर ऐसे हैं जहां पे स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर दोनों ही लिहाज से बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो भारत की सिचुएशन इंटरनली, भारत की सिचुएशन नियर नेबरहुड के लिहाज से और अंतरराष्ट्रीय लिहाज से लगभग वैसी ही है जैसे इसराइल की है। बस फर्क यह है कि इसराइल के सामने जो ईरान है उसकी और इसराइल की पावर कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बल्कि इसराइल से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जब हम अच्छा, अपनी चाइना से तुलना करते हैं तो ठीक है, सिप्री की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम 4th रैंक पर है, चाइना 2nd रैंक पे है। लेकिन अगर पॉइंटर्स में देखेंगे तो चाइना का बजट लगभग $300 बिलियन है और हमारा $80 बिलियन के आसपास है। तो जो मल्टीफोल्ड अंतर है वो नजर आता है। हमारे पास अभी भी 5th जनरेशन का कोई फाइटर प्लेन नहीं है, 4.5 का इंजन हमारे पास है नहीं। कावेरी का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो 80 किलोटन के आसपास, हमें 105 चाहिए। अगर हम तेजस मार्क 2 के लिहाज से बात करें, जेई के साथ हमें इंजन नहीं मिल रहे हैं। तो इंडिया की इंटरनल सिचुएशन रशिया की तुलना में ज्यादा बुरी है, लेकिन आप उसकी तुलना इसराइल से कर सकते हैं कि इसराइल की इंटरनल सिचुएशन भी और पड़ोसियों के लिहाज से भी वैसी ही जी, है जी। जैसे भारत झेल रहा है। ये और भारत में हम देखते हैं जैसे संभल में या फिर दिल्ली में दंगे वगैरह होते हैं, तो यहाँ सामान्यतः सेना को ऐसे मामलों में नहीं तैनात किया जाता है। बहुत ही बिल्कुल। रेयर ऐसा होता है, जब कोई आपदा आती है तब सेना जो है वो अंदर किसी ऑपरेशन में लगती है। हमने मतलब छोटी-छोटी इस तरह की घटनाओं में नहीं देखा है। तो इज़राइल में क्या है, वहाँ पे जैसे अगर इस तरह मान लीजिए
एक संभल की तरह कोई दंगा हो गया इज़राइल में किसी शहर में, वहाँ कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ वो लोग क्या जो उनकी सेना होगी जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, सीधा उनको लगाएँगे या फिर उनकी पुलिस है जो सँभाल लेती है, जैसे यहाँ पे पुलिस को लगाया जाता है, उस तरीके से देखिए ऐसा देखिए कुछ है? अनुपम, वहाँ की पुलिस और सेना में ना बहुत ज़्यादा अंतर किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ अच्छा, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। तो जो आईडीएफ जिसे इज़राइल डिफेंस फोर्सेस कहते हैं और जब पुलिस की भी हो, उनकी बेसिक ट्रेनिंग सबकी एक साथ हुई है। बस फ़र्क है हथियारों का। तो वहाँ पे वो असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल नहीं करते, एम4 या फिर एके सीरीज़ का, एके 203 का जी, इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो डंडे का या टीज़र जिसे हम करंट मारने वाली बात करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और एक फ़र्क ये है कि वहाँ पर जिस तरीके से हमारे यहाँ नैरेटिव का गेम होता है, ख़ासतौर पे वामपंथियों के लिहाज़ से, जी, वैसे वहाँ नैरेटिव का गेम नहीं होता। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 7 अक्टूबर को शनिवार का दिन था, तब हमला किया जाता है। जी, 9 अक्टूबर की सुबह लगभग 8 बजे के आस-पास मैं बेंगुलियन एयरपोर्ट पे पहुँच जाता हूँ तेल अवीव में। उसके अच्छा, बाद लगभग 5 दिन के बाद शुक्रवार आता है और शुक्रवार में ये कहा जाता है कि अल-अक्सा मस्जिद में सिर्फ़ 45-50 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही नमाज़ अता करने जा सकते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते। हालाँकि उसके पास वेस्ट बैंक भी है, रमल्ला भी है, यानी मुस्लिम बहुल इलाका, अरबी बहुल इलाका वहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद लोग जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस बैरिकेड लगा के रोकती है, लोग नमाज़ अता करने लग जाते हैं सड़कों के ऊपर। यरूशलेम शहर की बात कर रहा हूँ और यरूशलेम शहर में गेट्स हैं और उस गेट्स के अंदर आप इमरजेंसी व्हीकल को छोड़ के आप गाड़ी नहीं लेकर आ सकते, पत्रकारों की गाड़ी नहीं आती, वो अच्छा, बिल्कुल पेडेस्ट्रियन वाला है। अब आप पैदल चल सकते हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं लेकर आ सकते। वहाँ जब सड़कों पर बैठकर, जैसे भारत में भी कई बार हुआ, इंद्रलोक का हमारे पास दृश्य है कि इंद्रलोक में किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी को सस्पेंड भी किया था दिल्ली के जी, अंदर। वहाँ पर जब ये चीज़ हुई, तो पुलिस ने उसी टाइम नमाजियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, उन्हें उसी टाइम भगा दिया गया। वो चिल्लाते रहे और वहां पर अल जजीरा जैसे चैनल था, बीबीसी जैसे चैनल था, सीएनएन था, वॉइस ऑफ अमेरिका था, वो चैनल्स भी थे, टर्की न्यूज था, जो आमतौर पर उनके हिमायती माने जाते हैं। लेकिन पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, वहां पॉलिटिकल विल है, वहां लॉ ऑफ द लैंड है, जो भारत में काफी हद तक मिसिंग नजर आता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर दिल्ली का इंद्रलोक। जी। और जहाँ तक जैसे आपने बात की कि जो वहाँ पे लोगों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो अनिवार्य वहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे संभल में ही आपने कहा कि यहाँ वैश्य समाज के लोगों की जो भी हिंदू हैं उनमें अधिकतर उनकी जनसंख्या है। तो सामान्यतः जो वैश्य समाज के लोग होते हैं, अपना कारोबार में लगे हुए लोग होते हैं, वो अपना दुकान-वुकान वगैरह ये सब कुछ चलाते रहते हैं। तो अब इसमें ये है कि इस मामले में अगर हम देखें तो आत्मरक्षा में अगर आप देखेंगे तो हमेशा जो है, जो ख़ास करके हिंदू समाज है जो पीड़ित होता है और जिन पर हमला किया जाता है, वो आत्मरक्षा में हमेशा विफल हो जाता है। तो इसका कारण आप क्या देखते हैं? जैसे आपने कहा इज़राइल में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है, उस तरह का कुछ यहाँ पे कर दिया जाए या फिर यहाँ अग्निवीर मैं था आपको 2 सब कुछ एग्ज़ाम्पल दूँगा, जहाँ पे मैं ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद था। एक जगह तो आप भी थे, दिल्ली के जो दंगे हुए थे शाहीन बाग के, जी, जाफराबाद जी। के, मैंने बताया कि अगर एक गली में एक भी हथियार था, तो उस गली में दंगाइयों ने घुसने की कोशिश नहीं की। पहला जी, एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल शिव मंदिर मेवात का, नूह का। नूह जी, में इनकी पूरी कलकत्ता प्लानिंग थी। हाँ, नूह में इनकी पूरी प्लानिंग थी, एक पतली-सी सड़क जा रही है, वो आगे एक मेडिकल कॉलेज तक जाती है, मेडिकल कॉलेज से राइट होते हैं, उसके बाद आगे कोई भी इमारत नहीं है, लोग नहीं रहते हैं और चारों तरफ अरावली की पर्वतमाला है। और अगर उस रोड को आप रोक देते हैं और पास में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों पहले रोड को रोका गया, फिर गाड़ियों को जलाया गया ताकि हिंदू भाग ना सके और सारे हिंदुओं को, जो तीर्थयात्री उस वक़्त मौजूद थे, कलखन महादेव के मंदिर में, वो अंदर चले गए। अब ये डिबेट का विषय हो सकता है कि उनके पास हथियार थे, नहीं थे, चलाए गए, नहीं चलाए गए, लेकिन जो वीडियो वायरल होते हुए नज़र आए, एक पत्रकार के तौर पे नहीं, अगर एक इंसान के तौर पे मैं बात करूँ, तो वो जो वीडियो वायरल नज़र आया उसमें ये था कि हिंदू तीर्थयात्रियों के पास, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे वहाँ पे बाकी संगठित बजरंग दल के लोग हों, उनके पास भी कुछ हथियार थे, वैध भी हो सकता है, अवैध भी हो सकता है। जी, और जब दोनों तरफ से फायरिंग की गई, तब जाकर के जो दंगाई थे वो अंदर नहीं आए, वरना अंदर नरसंहार होता, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, पुरुषों के साथ उन्हें हो सकता है कि जिंदा ही जला दिया जाता या मार दिया जाता। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा दंगे होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि 3 से लेकर 5 घंटे का समय आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। पुलिस जी, गायब हो जाएगी, चाहे वो पुलिस उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली की हो, हरियाणा की हो। जब तक आरपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ नहीं पहुंचेंगी, बीएसएफ नहीं पहुंचेगी, पैरामिलिट्री नहीं पहुंचेगी, तब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी
ऑर्डर देने से लेकर के ग्राउंड पे पहुंचने पर 3 से लेकर 5 घंटे का समय लगता है और अगर कभी भी स्थिति खराब होगी तो आपको आपकी आत्मरक्षा कम से कम उस बेस्ट सिनेरियो तक, जिसे गोल्डन आवर्स कहते हैं, आपको खुद ही करनी होगी, आपको कोई और बचाने वाला हो, इस बात की संभावना कम से कम है, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो 2013 के जिसमें मौजूद था, चाहे वे नूह वाले दंगे। जी, तो आपका बहुत समय ना लेते हुए हम इस चर्चा को खत्म करते हैं। अंत में बस इतना बताना चाहूँगा कि नलहर वाला जो पूरा प्रकरण हुआ था, वहाँ पे हमने देखा था कैसे महिलाओं के, बच्चों के जूते-चप्पल वहाँ पे पड़े हुए थे और किस तरह की भगदड़ की स्थिति मची होगी ये हमने देखा। फिर अस्पताल में जो घायल थे, उन्हें भी पीटने के लिए भीड़ वहाँ पे घुस गई थी। तो ये बताता है कि जो हमारे सुरक्षा बलों को भी इन चीज़ों से निपटने के लिए नए सिरे से योजना बनाने की ज़रूरत है और जैसा कि आप इज़राइल में देख कर आए हैं, तो उस तरह से कुछ सीख ली जा सकती है वहाँ से, क्या, कैसे, किस मॉडल पे वहाँ पे काम हो रहा है, ये सब कुछ। तो एक तरह से राहुल जी की बातों को देखकर आप लोगों को भी लगा होगा कि जो चीज़ें यहाँ पर घटित हो रही हैं, भले ही हमारे गली-मोहल्ले में घटित हो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं पूरे जियोपॉलिटिकल अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वहाँ भी कुछ न कुछ इसके मायने बनते हैं और इसका विश्लेषण जो है उस तरीके से भी हो सकता है। तो देखते रहिए टीएफआई। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम।